तो आज के इस कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर हेल किंग होता है, जिसने हेल के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को हरा चुका रहता है और अब वो हेल में रह रहकर बोर हो चुका होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो पृथ्वी पर जाएगा, पर जैसे वो पृथ्वी पर पहुंचता है उसकी सारी पावर सील हो जाती है। वो एक प्लेयर के तौर पर वहां पर पहुंचता है जिसका लेवल 1 होता है। तो चलो अब इस स्टोरी को आप लोग डिटेल में जानते हैं कि अब उसके साथ क्या क्या होता है। लेट्स स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में अपन को एक हेल का सीन दिखाया जाता है। उस हेल की सबसे ज़्यादा गहरी जगह, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बस सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन से इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर दो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आपस में लड़ रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है इस हेल के अंदर एंडलेस रिपीटेड फाइट होती ही रहती हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को डिटरमाइन करने के लिए। एक मिट्टी वाला डीमन लोयन जैसे दिख रहे डीमन को हाथ मार के जमीन में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइड होते हुए बच जाता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है और साथ ही दूसरा पंच और वो दूर जाते हैं सब कुछ तोड़ता हुआ। और वो लोयन वाला डीमन हवा में उड़ रहा होता है और देखता है और वो डीमन फिर से खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है क्या डिसअपॉइंटिंग बात है, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना था, तुम इस 9th हेल में काफ़ी फेमस हो, इसलिए मैंने अपने होप्स को ज़्यादा ही हाई कर लिया था, लेकिन तुम्हारे पंच से तो मुझे मुश्किल से ही बस थोड़ी गुदगुदी हुई होगी। और साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है उसका मजाक उड़ाते हुए। और यह है ग्रेट डीमन गारगेस, और वो लोयन वाला डीमन भी उसी के सामने खड़ा हुआ रहता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम बस बातें करने ही जानते हो। और ये है ग्रेट डीमन बालकन। गारगेस बहुत ही गुस्सा हो जाता है ये सुनते से ही और चिल्लाते हुए कहता है अगर तू होता कौन है मेरे इंसल्ट करने वाला, और उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हमें दूर के एंगल से दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बेहद ही घमासान बूम बाम हो रहा होता है कि तभी वो मिट्टी वाला डीमन एकदम से उड़ते हुए फेंकता है और फिर उस धुएं से बालकन में निकलता हुआ उस गारगेस डीमन के पीछे जाता है और अपने पंच को तैयार करता हुआ उसमें एक जोर का मारता है, जिससे वो एक और बार पहाड़ियों को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। बालकन फटाक से अपने दोनों हाथों को बंद करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके चेहरे पर एक जोर का लगाते हुए पार हो जाता है। और बालकन के अटैक की वजह से वो डीमन हवा में बिल्कुल गोल घूम जाता है, पर बालकन यहीं पर नहीं रुकता, वो फटाक से उड़ते हुए हवा में जाता है। और जब वो डीमन गिर रहा था वो फटाक से अपने हाथ में पावर लोड करते हैं और फिर कैसे उसको एक जोरदार भर के पंच मारता है, वो सीधा जमीन में जाके घुसता है। और फिर जैसे ये धुआं हटता है बालकन अपने आसपास देखता है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर बालकन के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, वो उससे चिपक जाते हैं। बालकन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा घटिया ट्रिक है, और वो छोटे छोटे डीमंस उसको पकड़ लेते हैं, उसके पंख पकड़ लेते हैं, उसका पाँव पकड़ लेते हैं दोनों साइड से। और फिर तभी वो डीमन फिर से उठ खड़ा होता है और जोर से चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों को बालकन के ऊपर जोर से मारता है, जमीन पूरी शटर हो जाती है। वो थोड़ा हंसना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि उसने बालकन को मार दिया, लेकिन जिससे धुआं हटता है वो देखता है बालकन उसे दिखाई नहीं देता। हालांकि जमीन में उसने छेद कर दिया होता है, लावा दिख रहा होता है, लेकिन बालकन नहीं। कि तभी उसे बालकन की साइड से आवाज आती है और वो अपने दोनों हाथों में फायर पंच लेकर तैयार खड़ा रहता है और बोल रहा होता है अब खेलने का टाइम खत्म हुआ बच्चे, और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर कैसे उसमें एक जोर का पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और वो मिट्टी का डीमन भी चिल्लाते हुए आगे से बालकन को पंच मारने लगता है, लेकिन उसकी देखते ही देखते पूरी आधी बॉडी उड़ आती है बालकन के बस एक ही पंच से। वो बालकन फटाक से उसके दूसरी साइड पर भी आ जाता है और कह रहा होता है इस हेल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मैं हूँ, और बालकन उसको एक जोर का पंच मारते हुए उसकी बॉडी में छेद कर आर पार हो जाता है। और फिर जैसे ही बालकन जमीन पर लैंड करता है तो पीछे से वो मिट्टी का डीमन भी धम करके जमीन पर गिर पड़ता है। और फिर हमें बताया जाता है ये तो एंडलेस फाइट है, और लोगों ने सोचा था कि कभी भी यहाँ पर कोई इंटरनल विनर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक ही लगता था जब तक कि वो अपेयर नहीं हुआ। और फिर दिखाया जाता है बालकन जैसा ताकतवर डीमन उसके भी बिल्कुल पसीने छूट रहे होते हैं, वो घबराया हुआ रहता है और उसके साथ यहाँ पर और भी डीमंस होते हैं, और वो सारे एकदम चुपचाप किसी डीमन के सामने बैठे हुए रहते हैं झुककर। और ये जिगा डीमन किंग का आर्सेल है और ये सभी लोग डीमन किंग के थ्रोन के आगे झुके हुए हैं और थ्रोन पर बैठा है हेल का डीमन किंग, और ये बंदा यहाँ पर सभी डीमन का किंग है। बालकन कह रहा होता है हो किंग आखिर आप वापस क्यों जाना चाहते हो, यहाँ हेल में आपके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। डीमन किंग आगे से कोई जवाब नहीं देता, फिर कैसे यहाँ पर खामोशी छा जाती है। पर जैसे ही डीमन किंग उनकी तरफ देखता है वो सारे डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं, उसके ऑरा से बालकन के भी पसीने छूट रहे होते हैं। और वो बताता है उसने उन सभी पावर्स और डीमन की बॉडीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया जिन पर भी उसने बस अपना हाथ रखा था। और हेल के 7 प्रिंस जो कि काफी पावरफुल थे, इतनी पावर के वो एक दूसरे को भी मार सकते थे, ये बंदा उनके भी डाउनफॉल का कारण बना। और डीमन किंग की अल्टीमेट पावर ये है कि वो हेल के दूसरे डीमंस को कंज्यूम कर सकता है। दिखाया जाता है सभी डीमंस बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि डीमन किंग गुस्सा हो गए हैं। उन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि आज तो डीमन किंग बालकन को ही कंज्यूम कर जाएगा, लेकिन डीमन किंग एकदम शांति से बात करता है। वो बोलता है आखिर मेरे पास ये सब कुछ कैसे, मैं इस
इस जगह पर 10,000 सालों से हूँ और ये एकदम डम जगह है। यहाँ पर बस हमेशा वही सेम व्यू होता है और डेली मार धाड़, और साथ ही वो अपना हेलमेट उतार देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमको वाकई में लगता है कि यहाँ पर कुछ पाने लायक चीजें भी हैं? हाँ, और ये है डीमन किंग कैंग वू। और वाल्कन कहता है, अरे क्या आपको भूख लग रही है? जल्दी से डीमन किंग के लिए कुछ लेकर आओ, जल्दी से खाना तैयार करो। वो सारे सैल्यूट मारते हुए कहते हैं, यस सर। और वाल्कन कह रहा होता है, हालांकि ये एक ऐसे डीमन किंग के लिए काफी नहीं होगा जिसने ऑलरेडी 10,000 डीमंस को कंज्यूम कर लिया हो, लेकिन प्लीज अपने इस अनवर्थी सर्वेंट की लॉयल्टी को समझने की कोशिश करिए, ये आपके लिए। और साथ ही वो ढक्कन हटाता है तो एक सड़ा सा ऑक्टोपस होता है और वाल्कस कह रहा होता है, प्लीज इसे कंज्यूम कर लीजिए। डीमन किंग गुस्से के साथ उस ऑक्टोपस को वाल्कन के मुंह पे फेंक के मारता है और कह रहा होता है, मेरे को ये नहीं खाना, यू बास्टर्ड। मैं ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहता, मैं कुछ अगली और ऑफबुल चीज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता। और फिर साथ ही डीमन किंग गुस्से के साथ अपने पावर को रिलीज करना शुरू करता है और बोलता है, मैं किमची खाना चाहता हूँ, जो कि एक ह्यूमन फूड का नाम होता है, जो कि डीमंस ने कभी नहीं सुना। तो वो काफी हैरान हो जाते हैं नाम सुनते से ही और आपस में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, क्या किमची? और फिर साथ ही वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, अच्छा किमची जरूर ये वही अल्टीमेट फूड होगा जिसको डीमन किंग की डिजायर है। और वो सभी ही उस फूड को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, वो जरूर एक ऐसी डिश होगी जो कि पूरी लालम लाल होगी और उसके अंदर रॉ मीट होगा। वाल्कन हाथ मारते हुए कह रहा होता है, तो उस तरह की चीज बनाने के लिए हम किस किस तरह का यूज करेंगे, मुझे बस बताओ, मैं अपने किंग को सर्व करने के लिए किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर ले आऊंगा। डीमन किंग अपना सर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, किमची ऐसा कुछ नहीं होता यार जैसा तुम सोच रहे हो। डीमन किंग बताता है, सबसे पहली बात, इन डीमंस के पास खाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और वो लड़ाई जीतने के बाद दुश्मनों को दावा देने के अलावा कुछ भी नहीं समझते। और आप बोल रहे थे कि आपको थोड़े एंटरटेनमेंट की जरूरत है। मैंने देखा था जब आपने हेल के ओनर 7th राजकुमार को मारा था तो उस वक्त आप इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये सुनते से आजू बाजू के डीमंस भी बोलने लगते हैं घबराते हुए, हाँ डीमन किंग से और क्या उम्मीद की जा सकती है, उसे ब्लडी और किलिंग पसंद है। जबकि डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस नोबल्स और मानवास रीड करना चाहता हूँ यार, कोई जी एक्सप्लेन लगाओ। तभी वाल्कन अपना हाथ जोर से जमीन पे दे मारता है और कह रहा होता है, डियर किंग, अब जबकि मैं आपको सेटिस्फाइस नहीं कर सका अपने कमजोर स्ट्रेंथ के साथ, तो प्लीज मेरे को मार दीजिए। मेरे जैसे एक तुच्छ डीमन को जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और वो फुट फुट कर उसके सामने रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, प्लीज मेरे को मार दीजिए मेरी बेकार परफॉर्मेंस के लिए। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, एक बार मेरी बात तो सुन लो यार, कम से कम अगर यहाँ पर कोई ऐसा होता जिससे मैं प्यार कर सकता तो ये कितना अच्छा होता ना। तभी ये सुनते से यहाँ पर एक डीमन कल बाहर आते हैं उन सभी लोगों में से और बोलती है, ओ क्या तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिससे तुम प्यार कर सको? क्या वो मैं नहीं हूँ? और साथ ही वो चलते हुए डीमन किंग के करीब जाने लगती है और इसका नाम लिलित है और ये है द क्वीन ऑफ कुकुम्बास। उसको देखकर सभी डीमंस बातें करना शुरू कर देते हैं, वाओ ये कितनी ज्यादा प्रिटी है यार, और ये बंदी हेल की सबसे ज्यादा बिगेस्ट ब्यूटी है। और वो डीमन किंग से कहती है, डियर किंग, क्या आप इस लिलित के दिल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो? हाँ। और साथ ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, डीमन किंग आप तो बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। और लिलिथ को देखकर बेचारा डीमन किंग टूट जाता है अंदर से पूरा। लिलिथ शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बिताने के लिए भी तैयार हूँ। डीमन किंग गुस्से के साथ कहता है, मैं डीमन किंग के तौर पर तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे बिल्कुल भी नजदीक मत आना, नहीं तो तुम मरोगे। वो कह रही होती है कि ज्यादा एम्बैरेसिंग है यार। और साथ ही वो अपने टेंटिकल से डीमन किंग का हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, आखिर तुम खुद को इस हेल का किंग कैसे बुला सकते हो? और उसके नजदीक जाने लगती है। ये देखकर सभी डीमंस शर्माना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं, हो माँ ये कितना शर्मनाक है, मेरे को तो डीमन किंग से जलन हो रही है। यहाँ पर लिलिथ डीमन किंग के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। डीमन किंग जबकि उसको भगाने में लगा हुआ रहता है, दूर जाओ, अपने से दूर कर रहा होता है, पर वो जाने का नाम ही नहीं रहती है, उसे चिपक के खड़ी हो जाती है। डीमन किंग बेचारा अपना मुंह छुपा लेता है, उछलाते हुए कहता है, प्लीज यहाँ से दूर भाग जाओ यार। और साथ ही डीमन किंग मनी मन कह रहा होता है, ऑनेस्टली अगर मैं इसको लिथिन को बालकन से कंपेयर करूँ तो जो बालकन है वो ज्यादा क्यूट है। और वो मनी मन कह रहा होता है, हाँ यहाँ पर कोई भी एक पर्सन की तरह बिल्कुल भी नहीं है और अब मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा टू मच हो चुका है। और फिर साथ ही वो अपना हाथ उड़ाते हुए कहता है, हाँ मैं अर्थ पर वापस जाऊंगा, मेरे को अर्थ पर वापस जाना चाहिए। ये सुनते से वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कह रहे होते, डीमन किंग आप ये क्या बोल रहे हो? और साथ ही वो उसको मनाने में लग जाते हैं। जबकि डीमन किंग सोच रहा होता है, यहाँ तक कि 10,000 सालों के बाद भी मैं अपने एक भी डिसीजन से डगमगाया नहीं, मैंने ये कंफर्म कर लिया है। अब इस हेल में मेरे को रहते हुए 10 साल गुजर चुके हैं और उस लास्ट 7 बाल को कंज्यूम करने के बाद मेरी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली टाइम आ चुका है 10,000 साल हेल में रहने के बाद अपने रिवॉर्ड को रिसीव करने का। और वो चलते हुए जाने लगता है, कह रहा होता है, बालकन जल्दी से तैयारी करो। ये सुनते से बालकन कहने लगता है, क्या तैयारी? लेकिन माय किंग। तभी डीमन किंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है पावर को रिलीज करते हुए और बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं खुद की बात को फिर कैसे रिपीट करूं? वो घबरा जाता है और फटाके से झोंकते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ। बालकन चलाते हुए कहता है, सभी लोग हैं, मैं उनको बुलाऊँ और उस इक्विपमेंट
को तैयार करो। वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं यस सर। और फिर इसके बाद हमें एक बाबा टाइप का डेमन दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर खड़ा होकर मंत्र बड़बड़ा रहा होता है। वहाँ से एक सफ़ेद सी रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। वाल्कन कहता है डीमन लॉर्ड प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये सुनते से ही डीमन किंग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि वो दोनों रोते हुए डीमन किंग को आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन डीमन किंग उनकी नहीं सुनता। वो अपना सारा कवच मुखौटा सब उतार देता है और चलते हुए सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। और वो तांत्रिक डीमन कह रहा होता है डीमन लॉर्ड, अगर तुम अपने ग्रेट अमाउंट ऑफ डेमोनिक एनर्जी के साथ इस 7 इक्विपमेंट को पुश करते हो तो फिर तुम्हें ये टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज के पास ले जाएगा। वहाँ पर तुम फोर्सफुली एक डायमेंशनल गेट ओपन कर पाओगे। और ये बंदा है डार्क मैजिशियन आमोन, इसी का नाम है। वो कह रहा होता है गुड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेमन किंग कहता है तो अब फाइनली मैं घर जा सकता हूँ। उसका प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाता है। वो रिलीज़ कर रहा होता है अपनी पूरे 10,000 एनर्जी कोर की पावर को। वो पहले उसे एक कोर के शेप में रिलीज इकट्ठा करता है और फिर साथ ही रिलीज़ कर देता है। तो आसमान में एक बहुत कलर की बेगनी सी लाइट से चली जाती है और वो तांत्रिक ये देख रहा होता है और बोलता है जैसा कि 10,000 डेमन कोर से एक्सपेक्टेड था, यह बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसे देखने मात्र से ही मेरे को तो एक परम आनंद की अनुभूति हो रही है। और फिर दिखाया जाता है आजू बाजू जो बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ होती हैं ना, उनके एकदम से आंखें चमकना शुरू हो जाती है और बीच में एक कड़क सी रोशनी आ रही होती है। वो तांत्रिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है माय लॉर्ड, ऑल 7 पीस ऑफ इक्विपमेंट्स ने रेड करना शुरू कर दिया है। गेट जल्दी ही ओपन होने वाला है। डेमन किंग भी तैयार हो जाता है और कह रहा होता है तो मैं फाइनली अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने लवर के पास वापस जा पाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। वो चलते हुए जा रहा होता है कि तभी पीछे से लेथिन आवाज़ देती है माय किंग और ज़ोर ज़ोर से फूट के रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की आवाज़ डेमन किंग के कान में भी पड़ती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो फूट फूट के रो रही होती है और कह रही होती है कि तुम वाकई में मेरे को इस तरह से छोड़कर जा रहे हो। डेमन किंग कहता है रो मत, और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है ये कितनी ज़्यादा स्कैरी है। वो कह रही होती है वाओ, तुम्हारे ये जेंटल वर्ड्स मेरे लिए कितने ज़्यादा अच्छे थे। मेरे को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा दिल एक्सप्लोड होने वाला है माय किंग के प्यार से। दिखाया जाता है उसके छाती के ऊपर जो अजीब से ऑक्टोपस के टेंटिकल टाइप के थे, उसमें से बबल निकलना शुरू कर देते हैं, फट रहे होते हैं, भूमसा निकल रहे होते हैं। ये देखकर डेमन किंग को बेहद ही अजीब लगता है। लेथिन कह रही होती है मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ डेमन किंग। ये सुनते से ही वो फटाक से भागने लगता है और मन ही मन कह रहा होता है भाड़ में जाओ। वो पीछे से कह रही होती है माय किंग, ये लेथिन आपको फॉलो करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पर भी जाओ। और ये सुनते ही डेमन किंग पीछे मुड़ के देखता है और एक मुस्कुराहट के साथ उसे उंगली दिखाता है। कह रहा होता है मैं तो तुझसे कभी भी नहीं मिलने वाला और ना ही मैं तुम्हें फिर कभी देखना चाहता हूँ। और वो सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है उंगली दिखाते हुए उसे। और फिर साथ ही वो किसी जगह पर पहुंच जाता है और बोल रहा होता है मेरे को हेल में रहते हुए 10,000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं अपना पास्ट तो चेंज नहीं कर सकता और ना ही मुझे किसी पर्टिकुलर फ्यूचर में जाना है। मैं तो बस अर्थ को एक बार देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है। और साथ ही वो नीचे लैंड करता है और उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है तो मैं फाइनली अर्थ पर वापस जा सकता हूँ। उस आर्टिफैक्ट में कुछ होने लगता है और फिर साथ ही डेमन किंग को यहाँ पर एक विंडो दिखना शुरू हो जाती है। वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है। यहाँ पर आसपास एक बैरियर बनना शुरू हो जाता है और उसको बताया जाता है द डायमेंशनल डिफेंस मैकेनिज्म गैस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर वो कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर किस तरह की सिचुएशन बन गई है। और फिर साथ यहाँ पर आसपास बहुत सारी विंडो ओपन हो रही होती है। न्यूक्लियस की पावर लिमिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो सारे डायमेंशंस का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है। ये देखकर वो कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है। और फिर साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि गैस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। और फिर साथ ही यहाँ पर डेमन लॉर्ड को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और एक विंडो ओपन होती है फेलियर नाम से। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है कि इतने पावरफुल न्यूक्लियस को ले जाना एकदम इम्पॉसिबल है, तो पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। ये विंडो उसके सामने ओपन हो रही होती है। वो हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। कि तभी वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है डेमन किंग। और फिर साथ ही जब उसकी आँख खुलती है और वो एक जंगल जैसी जगह में पड़ा हुआ रहता है। और फिर साथ ही वो उठते हुए कहता है पहले मेरे को अपनी बॉडी का स्टेटस चेक करने की ज़रूरत है। और वो आवाज़ देता है स्टेटस विंडो ओपन करो। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन हो जाती है जिसको देखकर वो बेहद ही चौंक जाता है। वो अब लेवल 1 पर आ चुका है। ये देखकर वो बेहद ही हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। और बोलने लगता है अरे नहीं, क्या इसने मेरी पूरी पावर को सील कर दिया है। कि तभी उसे पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पीछे देखता है तो यहाँ पर कई सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर निकल कर उसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है मेरे को तो नहीं लगता था कि हमारे अर्थ पर इस तरह के क्रिएचर भी रहते हैं। और फिर साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है चलो पहले इन लोगों से छुटकारा पाया जाए। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है बट नहीं हो पाती। और फिर उसे सडनली रियलाइज होता है कि उसका डिमोनिक एनर्जी 10,000 कोर तो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और वो डीमन काफ़ी नज़दीक आ चुके रहते हैं। तो फिर वो यहाँ पर अपनी दूसरी
उस स्किल का यूज़ करते हुए उनको मारना शुरू कर देता है और साथ ही अपने हाथ से ब्लेड एक्टिवेट करते हुए उन सभी को काटना शुरू कर देता है। उसके सामने विंडो ओपन आ रही होती है कि सक्सेसफुली तुमने ई रैंक के एक गॉब्लिन को मार डाला है, और वो ऐसे ही करते करते सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। वो लेवल 4 तक पहुंच जाते हैं उनको मारते हुए। डेमन किंग कह रहा होता है आखिर ये है किस तरह के मॉन्स्टर्स, और इनसे तो एक्सपी भी मिल रही है और इन लोगों को मारने से मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। वो मुड़ के उन लोगों की तरफ देखता है और कह रहा होता है अब मुझे इस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही वो अपने एक स्किल को रिलीज़ करता है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर छोटे छोटे डीमंस निकल आते हैं जो कि उन गोब्लिन की बॉडी को जाकर चिपक जाते हैं या फिर उन्हें ऑब्जॉर्व करने लगते होंगे। डेमन किंग सोच रहा होता है मैं इनके ज़रिए इनके साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस वर्ल्ड के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और फिर साथ उसके सामने विंडो ओपन हो जाती है कि तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से इंक्रीज हो गई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कह रहा होता है कि डेमोनिक एनर्जी, डैम इट, इस तरह की एनर्जी तो बस हेल में एग्जिट करती है और ये यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह अर्थ नहीं है। और साथ ही वो अपना सर पकड़ लेता है फ्रस्ट्रेट होते हुए और कह रहा होता है अरे नहीं, आखिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो रीज़न जिसकी वजह से मैंने 10,000 साल तक नर्क में रहना सहन करा वो ये था कि मुझे उम्मीद थी कि मैं कभी ना कभी तो अपनी पृथ्वी पर वापस लौट सकूंगा, लेकिन डैम इट। और वो सुनता है और कहने लगता है क्या एक चिल्लाने की आवाज़, और वो सोच रहा होता है ये तो ना किसी डिमन की लग रही है और ना ही किसी मॉन्स्टर की, तो क्या ये एक इंसान हो सकती है? ओह ये तो एक ह्यूमन है। और फिर वो फटाक से अपने स्पीड वाले स्किल का यूज़ करते हुए वहाँ पर जाने लगता है और कह रहा होता है इन 10,000 सालों तक मैं बस पूरे टाइम मॉन्स्टरों से घिरा रहा। मैंने ऐसे मॉन्स्टर्स भी देखे जिनके कई सारे पार्ट्स थे, टेंटिकल्स थे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भले ही बसूरत हो या फिर जो भी हो, और बस उसकी 2 आँख हो, एक नाक हो और एक मुंह हो, और अगर वो एक इंसान होती तो फिर क्या ही बात। बस प्लीज़ कोई टेंटिकल वाला मोशन मत देना यार, कोई टेंटिकल वाला अजीब नहीं, मेरे को टेंटिकल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और फिर वो जगह पर पहुंच जाता है। एक लड़की होती है जो कि चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरी हुई रहती है। वो कह रहा होता है ओ क्या ये वो पर्सन है, और वो देखता है इसकी तो 2 आँखें हैं, एक नाक है और साथ में कुछ माल भी है। और फिर साथ ही वो कह रहा होता है हो नो, यहाँ पर तो कोई टेंटिकल है ही नहीं। हो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वो, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए जा रहा होता है जल्दी से उसी लड़की के पास। वो गोब्लिन मॉन्स्टर उस लड़के को मारने वाले होते हैं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती है कि तभी वो आंखें खोल के देखती है तो हमारे हीरो ने उस गोब्लिन मॉन्स्टर को कुचल दिया होता है और उसने यहाँ पर सारे मौजूद गोब्लिन मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है। और फिर वो बड़े स्टाइल से उसके सामने हाथ बढ़ाता है। वो लड़की भी उसको देखकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। और यहाँ उसका हाथ टच करते से भाई डेमन किंग के दिल के अंदर तो गुदगुदी हो जाती है। वो तो आसमान में उड़ने लगता है, खुशी हो रही होती है उसे इतनी ज़्यादा अंदर से। वो लड़की उसका हाथ पकड़ कर खड़ी होती है और कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए, मेरा नाम हैंसियोल है। कैंगबो खुशी के मारे वहीं पर कांपते हुए थोड़ा रोने से लगता है। वो लड़की कह रही होती है क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तभी वो उसके हाथ को पकड़ के जोर से उस लड़की को अपनी तरफ खींचता है और कह रहा होता है चलो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर कैंगबो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा होता है जिसको देखकर सियोल्बा बेचारी घबरा जाती है। उसको भी बात समझ में आ जाती है। वो कह रहा होता है नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। और फिर वो फटाक से उसके हाथ को छोड़ता है और उसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मेरा नाम कैंगबो है और तुमने कहा कि तुम सियोल्बा हो है ना, अब तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? सियोल्बा कहती है हाँ ये ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके घुटने पर चोट आई हुई रहती है और जब वो चलने की कोशिश करती है तो वो लड़खड़ाते हुए कैंगबो से जा टेकती है। कैंगबो उसे संभालता है और कह रहा होता है कि तुम ठीक हो? कि तभी सियोल्बा के जेब से एक फ़ोन निकल कर गिर जाता है। वो कह रहा होता है ये वो कह रहा होता है अरे ये डब्बे शेप वाली चीज़, अरे ये तो एक स्मार्टफोन है, मतलब कि मैं वाकई में अर्थ पर रही हूँ। और वो वहीं सियोल्बा को पेड़ से टिका कर बैठा देता है और कह रहा होता है खुद के ऊपर इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ जाओ, कम से कम मैं तुमको सिंपल इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो दे देता हूँ। और वो बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। कैंगबो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और साथ ही वो सोच रहा होता है ज़रा इसके बारे में तो सोचो, मैं यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ वो भी अच्छे से। इसकी वजह यह है कि मैंने हेल के अंदर उन डिमन के लैंग्वेज को फॉर्बिड करवा दिया था और सभी को कोरियन बोलने पर मजबूर करा, ताकि मैं जब बार वापस आऊँ तब तक मैं कहीं कोरियन ना भूल जाऊँ। और अब मैं फाइनली यहाँ पर कोरियन का यूज़ कर रहा हूँ, किसी डिमन के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ। और साथ ही वो सियोल्बा से कहता है अब ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सियोल्बा कहती है तुम्हारा शुक्रिया मेरे ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन देने के लिए। वो उसका फ़ोन उठा के उसको वापस देने लगता है और रस्ते में कह रहा होता है कोई चिंता की बात नहीं, ये लो तुम्हारा फ़ोन। और साथ ही वो उसमें तारीख देख लेता है, अभी साल 2023 चल रहा है, वो ये देख लेता है। और वो सोच रहा होता है तो जब मैं उस हेल में गिरा था तब से अब तक लगभग 5 साल बीत चुके हैं और मुझे यकीन है कि मैंने टाइम को सही तरह
तरह से एडजस्ट करा था। और इन 5 सालों के अंदर अब यहाँ पृथ्वी पर भी इस तरह के मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं क्या। और फिर साथ ही कैन वो भी सोलबाग के बगल में ही बैठ जाता है और कह रहा होता है मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर भाग कर आया तो थोड़ा थक गया, तो चलो थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे। सोलबा भी मान जाती है, बोलती है ठीक है। और साथ ही कैन वो सोच रहा होता है मेरे को इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मेरे पास इस जगह के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और साथ ही वो सोलबा से पूछने लगता है वैसे आगे तुम इस जैसी जगह पर क्या कर रही हो। सोलबा कहती है मेरे पास अपने कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से मैं इस गेट के अंदर आकर सोलो हंटिंग कर रही हूँ। मैं एक प्लेयर के तौर पर बस कल ही अवेक हुई हूँ और अब मैं इस ई रैंक के गेट के अंदर आकर सोलो हंटिंग कर रही हूँ। ये वाकई में काफ़ी स्टूपिड लग रहा है ना। जबकि कैन वो ये सुन के हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है क्या पार्टी हंटिंग प्लेयर। और साथ ही वो उससे पूछने लगता है तो तुम्हारा लेवल क्या है। सोलबा कहती है मेरा लेवल 6 है, वैसे भी मेरे को अभी अवेकेट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन कैंगबू जैसा प्लेयर इस जैसी जगह पर क्या कर रहा है। कैंगबू सोच रहा होता है मेरा लेवल तो इससे भी ज़्यादा लो है। और साथ ही वो उससे कहता है मेरे भी खुद के कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं। और वो सोच रहा होता है वेल ये नेचुरल है कि वो इस तरह से सोचे। और साथ ही वो उसको थोड़ा करीब आके बैठने लगता है। सोलबा कह रही होती है ऐसे ही, पर जैसे उसे एहसास होता है कि जो किंगबू है वो उसके थोड़े करीब आ चुका है तो उसका चेहरा बड़ा शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो फटाक से शर्माते हुए खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है अब अपन को चलना चाहिए। किंगबू बोलता है लेकिन तुम्हारी इंजरीज क्या। अब वो ठीक है, वो थोड़ी लड़खड़ा रही होती है फिर भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये देखकर किंगबू उठ के खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ने लगता है, कह रहा होता है मैं तुम्हारी हक करता हूँ। सोलबा का चेहरा लाल हो जाता है, वो कह रही होती है नहीं नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। किंगबू बोलता है अभी तुम जिस सिचुएशन में हो इसमें तुमको मदद के लिए रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन तक तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बताओ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है अपन को। सोलबा कहती है ठीक है फिर मुझे एंट्रेंस तक पहुँचने में मदद कर दो। किंगबू कहता है ठीक है मैं समझ गया। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी ह्यूमन के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ पूरे 10,000 साल बाद। मैंने बस शुरुआत में ओवर रिएक्ट करा था, अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसके अलावा मैंने और कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। और ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे ऊपर शक कर रही है मेरे आइडेंटिटी के ऊपर, तो सब कुछ ठीक है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी अर्थ के सोसाइटी में खुद को अडेप्ट कर लूँगा। और फिर साथ ही वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। सोलबा कह रही होती है हम आ चुके हैं, यही एंट्रेंस है मिस्टर कैंगबू। कैंगबू सोच रहा होता है तो ये एक गेट है तो इसका मतलब ये एक रिफ्ट स्पेस है, मतलब कि ये पूरी तरह से अर्थ नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट नज़र नहीं आ रहा है जो कि इस रिफ्ट को बनाए रखे हैं। और आखिर ये गेट अपने आप को इतने बड़े तौर पर कैसे मेंटेन कर पा रहा है। तभी सोलबा उसका हाथ छोड़ देती है, उससे हल्के से दूर हट जाती है और कह रही होती है मिस्टर कैंगबू अब मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी बेटर हो चुकी हूँ, तो चलो बाहर चलते हैं। और फिर वो दोनों उस गेट के जरिए बाहर निकल आते हैं अर्थ पे। और जैसे वो सामने का नज़ारा देखता है तो देख रहा होता है काफ़ी सारे लोग आपस में बातें करने में लगे हुए रहते हैं। कोई किसी को आवाज़ दे रहा होता है, कोई मशीन देख रहा होता है, तो 2 लोग आपस में बातें करने में लगे हुए रहते हैं। जबकि किंगबू के दिमाग में ये चल रहा होता है 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह और कोई भी टेंटिकल नहीं। वाह फाइनली ये लोग पूरी तरह से इंसान ही है। आई फाइनली लगता है कि मैं वापस आ गया। तभी सोलबा खुद के पैर पर लगी चोट की तरफ देखती है और झुकते हुए मिस्टर किंगबू बोलते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। और बोलती है अगर तुमको कोई भी दिक्कत ना हो तो तुम मेरे घर पर चल सकते हो साथ में खाना खाने के लिए। ये सुनते से वो पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। सोलबा शर्माते हुए कह रही होती है मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और सॉरी हूँ, मैं कम से कम तुमको खाना खिलाकर रिपे कर सकती हूँ। ये सुनते से भाई जो किंगबू रहता है वो तो वादियों में खो जाता है और साथ ही वो थोड़ा स्टाइल मारते हुए हंसते हुए कहने लगता है अब जबकि तुम मुझे बुला रही हो तो मैं कैसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। कि तभी यहाँ पर 2 लोग इन दोनों को आवाज़ देने लगते हैं तुम दोनों ज़रा 1 सेकंड रुको। हेलो हम लोगों को तुम्हारे प्लेयर कार्ड को कंफर्म करने की ज़रूरत है। किंगबू सोच रहा होता है क्या आखिर कैसा कार्ड, जबकि सोलबा कहती है प्लीज़ ज़रा रुके। और साथ ही वो टटोलने लगती है कार्ड निकालने के लिए खुद को। पुलिस ऑफिसर किंगबू से कहने लगता है प्लीज़ तुम भी अपना प्लेयर कार्ड निकालो। किंगबू कह रहा होता है डैम इट यार अब मैं क्या करूँ। और वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि हाँ मैं निकाल रहा हूँ। और वो सोच रहा होता है लगता है कि मेरे पास अब यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे को इसका यूज़ करना होगा। और साथ ही वो यहाँ पर कुछ करता है और साथ ही वो उसके सामने अपना हाथ करता है और यहाँ पर जो किंगबू रहता है वो किसी तरह की एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे वो अपने सामने वाले टारगेट को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है। दिखाया जाता है वो उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और वो ये देख के कह रहा होता है यस तुम्हारी आईडी कंफर्म। ये देखकर किंगबू कह रहा होता है यस मैं कामयाब रहा। और फिर वो निकल के सेओल के पीछे पीछे चल देता है। सेओलबा उसको एक बिल्डिंग के पास ले आती है और बता रही होती है ये मेरा घर है। सेओलबा कहती है हमारे अपार्टमेंट में कोई भी एलिवेटर नहीं है तो हमें सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना होगा। किंगबू कहता है अरे कोई बात नहीं। और साथ ही वो बेहद ही खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है और सोच रहा होता है तो यह है इसमें एक ओल्ड अपार्टमेंट की। और ये कितनी पतली सी सीढ़ियाँ हैं यार, और ये चिली सी रेलिंग और ये धूल खाटे हुए विंडो
और एक धूल खाती हुई विंडो, ये सब वाकई में कितना ज़्यादा रियल फील दे रहा है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर मिसेस सेओलबा का अपना घर है और अब मुझे यकीन है कि एक हैप्पी फ्यूचर मेरे सामने आएगा। और केंगू यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, लेकिन जैसे सेओलबा दरवाज़ा खोलकर मोम को आवाज़ देती है उसकी खुशी पूरी उड़ जाती है। वो कह रहा होता है कि मोम, उसकी मोम कह रही होती है हो मेरी प्यारी बेटी के तुम्हें चोट तो नहीं लग गई ना, और तुम एक पार्टी के साथ गई थी ना जैसे कि तुम्हारी मोम ने तुमसे कहा था। और वो हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स मम्मी। जबकि केंगू सोच रहा होता है उसकी मम्मी भी यहाँ पर है, इसका मतलब उसने बस मेरे को खाने के लिए इन्वाइट करा है वाकई में, और उसका मूड पूरा उतर जाता है। सेओलबा कहती है अरे हाँ, इस जेंटलमैन ने मेरी हेल्प करी थी जब मैं खतरे में थी, इसलिए मेरे ने इसको यहाँ पर इन्वाइट कर दिया ट्रीट करने के लिए। यह सुनते से सेओलबा की मदर फटाक से केंगू का हाथ पकड़ते हुए उसे शुक्रिया अदा बोलने लगती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेओलबा को बचाने के लिए, मैं नहीं जानते कि आखिर में तुम्हारे ये फेवर किस तरह से रिटर्न कर पाऊंगी। केंगू कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं आंटी जी। वो कह रही होती है प्लीज़ अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए कुछ डिलीशियस बनाने की कोशिश करूंगी। केंगू हंसते हुए कहता है आपका शुक्रिया। और केंगू सोच रहा होता है वेले कितने शर्म की बात है, मैं तो सोचा था कि यहाँ पर बस हम दोनों ही होंगे, लेकिन नहीं। पर अगर मैं इस बारे में सोचूंगी पहले मैं उस हेल में किस तरह से रिहा करता था तो उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा बेटर है। सेओलबा की मम्मी सेओलबा को आवाज़ देकर बुलाने लगती हैं ताकि वो उसकी खाना बनाने में हेल्प कर सके। सेओलबा कहती है ठीक है मैं पहले चेंज कर आती हूँ। तभी वो मोबाइल पे देखती है और बोलती है मोम क्या आपने मेरे को मैसेज करा था। उसकी मोम बोलती है हाँ मैंने करा था। सेओलबा जब भी तुम खतरे में हो तो कम से कम मेरे से कॉन्टैक्ट तो करा करो। वो बोलती है हंसते हुए थोड़ी आई एम सॉरी मोम। किंगबू सोच रहा होता है अरे हाँ मोबाइल, मेरे को पहले इस अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। और फिर साथ ही वो सेओलबा को आवाज़ देते हुए कह रहा होता है आई एम सॉरी लेकिन क्या मैं तुम्हारा मोबाइल थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज मेरा मोबाइल खो चुका है। सेओलबा कहती है अरे ऑफ कोर्स, और वो उसको अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए दे देती है। मोबाइल का यूज़ करते हुए किंगबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है ये फीलिंग स्क्रीन के ऊपर उंगलियां फिराने की कितनी अच्छी है यार। 10,000 साल बाद लौटने पर यहाँ पर सब कुछ कितना ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है यार, लेकिन पहले मेरे को काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। 5 साल पहले जब मैं उस हेल के अंदर खिंचा चला गया था तो उस टाइम पर यहाँ पर हुआ क्या, मेरे को 2018 के आर्टिकल्स को रीड करना चाहिए पहले, चलो देखते हैं। और फिर साथ ही उसे पता चलता है 22 फरवरी 2018 को एक कैलेमिटी आई जिससे पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। अननोन मॉन्स्टर्स सडनली अपेयर होने लगे जो कि उन 1000 ऑफ गेट से आ रहे थे और हम इंसानों के हथियार उन मॉन्स्टर्स के ऊपर पूरी तरह से बेकार थे। और फिर एक इमरजेंसी ऑपरेशन वर्ल्ड यूनियन फाउंड हुई जिसको कोरिया ने 9th नंबर पर ज्वाइन करा था और जो पहला प्लेयर था वो सबसे पहले यूएसए में अपेयर हुई थी। और फिर इसके बाद जो प्लेयर की अपेयरेंस है उनकी संख्या बढ़ने लगी वर्ल्ड वाइड और वो ह्यूमैनिटी की होप बने। वो देख रहा होता है आर्टिकल्स और तभी वो नोटिस करते हैं अरे 22 फरवरी 2018, अरे यही तो वो डेट थी जब मैं उस हेल के अंदर खींचा चला गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि असल में मैं एक गेट के अंदर गया था जो कि उन 1000 अपेयर ऑफ गेट्स में से एक था जो कि उस दिन अपेयर हुए थे। और ये सारी न्यूज़ तो बस स्पेकुलेशन है, मेरे को बाद में और डिटेल फाइंड करने की ज़रूरत है। तभी वो लोग कहते हैं खाना तैयार है और वो उसके सामने खाना रख देते हैं, केंगू भी मोबाइल रख देता है वहीं पर और कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर तभी जैसे वो देखता है वो बेहद हैरान हो जाता है, उसको देखता है सामने किमची स्टोव जिसको देखकर वो बेहद हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये वाकई में किमची स्टोव है। और साथ ही वो एक चम्मच उठाता है और हल्का सा लेकर उसे खाना स्टार्ट करता है। उसकी मोम कह रही होती है डियर चलो खाना स्टार्ट करते हैं कि तभी यहाँ पर सेओलबा को साइड से आवाज़ आती है। वो देखती है तो यहाँ पर वो किमची स्टोव कहते हुए उसको खा रहा होता है और उसको खाता देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो एक के बाद एक चम्मच से खाने लगता है और साथ ही चावल उठाकर भर 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 करके मुंह में डाल के खाने लगता है। और वो बता रहा होता है 5 साल पहले, मेरा मतलब 10,000 ईयर्स अगो, जब मैं सडनली उस हेल में पहुंच गया था तो मैंने सर्वाइव करने के लिए डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और खुद को लगभग आधा डीमन तक ट्रांसफॉर्म कर लिया था। हालांकि मेरे अंदर इंसानियत थोड़ी बहुत अभी भी जिंदा थी, मेरा टेस्ट इंसानों जैसा ही था, इसलिए मेरे को उनके टेस्ट ने बिल्कुल भी सेटिस्फाइज नहीं करा। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पागलपन कर रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, लेकिन मैंने वहाँ पर 10,000 सालों तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस करा, जो कुछ भी खाया पिया, वो बस सर्वाइव करने के लिए था। और सर्वाइव करने का मेरे पास बस एक ही रीज़न था, एक डिज़ायर कि मैं एक दिन अपनी अर्थ के ऊपर वापस लौट पाऊंगा। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर केंगू फूट फूट कर रो रहा होता है और कह रहा होता है फाइनली मैं वापस आ गया अर्थ के ऊपर। और वो दोनों माँ बेटी उसको रोता हुआ देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। वो रोए जा रहा होता है खाते हुए और कह रहा होता है सेओलबा मैं वाकई में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सेओलबा भी शर्माते हुए कहती है तुम्हारा ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ करना, हमारे पास बस इतनी डेट अवेलेबल है, लेकिन तुम इसको जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हो। क्या ये टेस्टी है? वो रोते हुए कह रहा होता है हाँ बहुत ज़्यादा। और एक्सक्यूज़ मी क्या मेरे को एक और बाउल मिल सकता है? सेओलबा कहती है ऑफ कोर्स मैं अभी लाती हूँ। केंगू फटाक से उस सूप को पीना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है वाकई में ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं वापस आ गया। और फिर तभी सेओलबा एक कुकर को उसके पास लेकर जा रही होती है, तभी पीछे धमाका होता है। एक बंदे ने इनके घर
घर की दीवार उड़ा दी होती है। दोनों माँ बेटी फटाक से दरवाजे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि गुस्से के साथ नीचे पाँव मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे सियोलबा जल्दी से बाहर निकल। और साथ ही वो सियोलबा के पास जाते हुए कह रहा होता है, आगे देर से किसने कह दिया कि तो खुद के दम पर गेट के अंदर एंटर कर सकती है। हाँ, सियोलबा उसको देखते से पूरा गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है, यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से के साथ कहते हैं, क्या कहा तूने? सियोलबा बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा तू यहाँ से चला जा। हैंग टान्यून, आखिर तुम होते कौन हो हमारे घर के अंदर एंटर करने वाले? मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अब मैं भी एक फुल फ्लेश प्लेयर बन चुकी हूँ, अच्छे से समझ लो। तो ये सुनते से टैंग हून की हंसी छूटने लगती है। वो बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, क्या कहा तुमने कि अब तुम एक फुल फ्लेश प्लेयर बन चुके हो? हाँ। और साथ ही वो दीवार पे हाथ मारते हुए कहता है, तू बस एक लो लेवल के प्लेयर है और इस तरह से ऐड कर रही है। हाँ। सियोलबा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बिल्कुल भी पास मत आना। वो बंदा देख रहा होता है उनको घूर के और जो सियोलबा की मम्मी है वो बेहद ही घबरा रही होती है उसको देखकर, एकदम डर रही होती है। टियानो बोलता है, एक फादर जो बहुत जल्दी मर गया और एक मम्मी जो कि मूंगफली से कमाती हैं, जो भी हो। सियोलबा चिल्लाते हुए कहती है, यू क्रेजी बास्टर्ड, वो रीजन जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से हैं वो तुम हो। टियानो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले चलने लगता है, कह रहा होता है, जो भी हो भूल जाओ, तुम्हें बस मेरे साथ चलने की जरूरत है, तुम अभी जाकर एंड्रेस गिल्ड को ज्वाइन करोगी। सियोलबा कह रही होती है, मेरा हाथ छोड़, मैं कभी भी किसी कचड़ा जैसे गिल्ड को ज्वाइन नहीं करूंगी। टियानो बोलता है, क्या कचड़ा, तुम तो बहुत ही ज्यादा रूड शब्द का यूज कर रही हो। ये ओपा तुमको एक बहुत ही अच्छी पार्टी में पुट करेगा, चलो मेरे साथ। और वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा होता है तो सियोलबा उसका हाथ काट लेती है जोर से। तो फिर वो फटाक से सियोलबा को एक जोर का लगाता है जिसकी वजह से सियोलबा दूर जा गिरती है। उसकी मम्मी फटाक से उसके पास आकर बैठ जाती है। टियान वो अपना हाथ पकड़ लेते हैं और कह रहा होता है, तो वाकई में एक कुत्तिया है, तेरे इतनी हिम्मत, तुमको क्या लगता है कि तुम लोग बस अच्छी चीजें करके सर्वाइव कर सकते हो? हाँ, ये वर्ल्ड बिल्कुल भी पहले जैसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है, ये वर्ल्ड बिल्कुल भी ईजी नहीं है, तुमको तो बस शांति से मेरी श्रद्धांजलि बन जाना चाहिए था। और तुमने क्या कहा कि तुम एक फुल फ्लेश प्लेयर बन चुके हो? हाँ, असल में एक रियल प्लेयर तो वो होता है जो कि असली मुसीबतों का सामना करता है और तुम खुद को एक असली प्लेयर कहती हो। हाँ, तो चलो एक प्लेयर के तौर पर एक दूसरे का सामना करते हैं। तभी यहाँ पर सियोलबा की मम्मी बीच में आ जाती है, कह रही होती है, टेन्यू प्लीज, मोम अच्छा करेगी, प्लीज सियोलबा के साथ इस तरह से पेश मत आओ। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कह रही होती है, टेन्यू प्लीज, लेकिन वो बंदा उसको एक जोर का लगाते हुए गिरा देता है और कह रहा होता है, तुम बस अनोइंग कार भेजो। ये देखकर सियोलबा चिल्लाते हुए फटाक से अपनी मोम के पास पहुंच जाती है और उन्हें देखना शुरू कर देती है। टेन्यू कहता है, इसलिए जब मैंने तुमसे हटने के लिए बोला था तो तुमको हट जाना चाहिए था। मोम मोम मोम, आगे तुम लोग किस तरह के अनोइंग पीपल हो यार। सियोलबा गुस्से के साथ टेन्यू की तरफ घूर घूर के देखना शुरू कर देती है। टेन्यू कहता है, क्या हुआ तुझे? हाँ, इस तरह से क्या घूर रही है कुतिया? तू तो बस एक लो लेवल के कचड़ा है और मैं एक सेकंड स्टेज का अवेकनर हूँ। तेरे को क्या लगता है कि तेरा कोई चांस भी है मेरे सामने टिकने का? हाँ। और साथ ही वो उसको जोर से चेहरे से पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तेरे पास बस एक ही अच्छी चीज है, वो है तेरा ये प्रिटी फेस, इसके अलावा तू एकदम बेवकूफ है। तुझे एंट्रेंस गिल्ड में एंटर कर लेना चाहिए। कि तभी यहाँ पर टेन्यू को चप चप के आवाज आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा आवाज करते हुए खा रहा हो। और फिर उसकी नजर कैंगू पे पड़ती है जो कि उसे चिबी स्टूप को पीने में लगा हुआ रहता है और जोर जोर से आवाज से कर रहा होता है खाना खाते हुए, तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है। टेन्यू सियोलबा को खींचते हुए उसी रूम में आ जाता है और सियोलबा को छोड़कर फिर वो कैंगू से कहने लगता है, हे क्या देखो ये किस तरह का रेस्टोरेंट लग रहा है? पर कैंगू उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो ये देखकर वो और भी ज़्यादा छटकना शुरू कर देता है, कह रहा होता है, ये बास्टर्ड, इसको तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन कैंगू अभी भी ध्यान नहीं दे रहा होता। सियोलबा भी कैंगू को धीरे से आवाज़ लगाती है लेकिन वो सुन ही नहीं रहा होता, वो तो बस खाने में मगन रहता है। टेन्यू उससे कह रहा होता है, ओए, लेकिन वो उसको भी इग्नोर कर रहा होता है और बस खाए जा रहा होता है। तो ये देखकर वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घूम के खड़ा हो जाता है थोड़ी देर तक, अपनी गर्दन खुजाता है और फिर उसे रहा नहीं जाता। वो फटाक से टेबल में एक जोर की लात मारता है जिससे उसका पूरा स्टूप हवा में उड़ जाता है। सियोलबा भी ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। उस बंदे ने टेबल के ऊपर लात मारते हुए उसके स्टूप को पूरा हवा में उड़ा दिया होता है और वो जमीन पे जा गिरता है, वो भी कैंगू के सामने। सियोलबा बात दे रही होती है, मिस्टर कैंगू की तुम, कि तभी कैंगू जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरा स्टूप, और साथ ही वो वहीं बैठ जाते हैं दुखी होते हुए। ये देखकर टेन्यू कह रहा होता है, आखिर इस कुत्ते की प्रॉब्लम क्या है? आखिर तू जैसे भिखारी को कहाँ से उठा ला यार? ओए भिखारी, सुन भी रहे तुम? और वो पास जाकर उसे लात मारने लगता है, कह रहा होता है, कुत्ते रोना बंद कर, जल्दी से खड़ा हो जा। जबकि कैंगू रो रहा होता है अपने किमची स्टूप के लिए और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ टेन्यू की तरफ देखना शुरू कर देता है, उसको घूर रहा होता है। ये देखकर टेन्यू भी हल्का सा डर जाता है। वो अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज कर रहा होता है और एकदम डीमन की तरह उसके करीब बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है, तो तू वो है जिसने मेरे किमची स्टूप को नॉक करा? क्यों मेरा किमची स्टूप? बोलते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टेन्यू हल्का सा घबरा जाता है लेकिन वो फिर भी अपने हाथ में फायर लोड करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे को शायद कुछ गलत लग रहा होगा। और साथ ही वो कह रहा होता है, लगता है कि भिखारी पागल हो गया है। और वो इससे पहले कि किंगबू के ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर जो सियोलबा रहते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर
देती है तो वो उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास था। सुअलबा चिल्लाते हुए कहती है मिस्टर कैंगबू जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है। कैंगबू ने अपना ब्लेड निकाल लिया होता है हाथ में और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है। टेन्यू उसको अपने पंच के साथ हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फटाक से नीचे झुकते हुए बच जाता है। वो कह रहा होता है अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और फिर यहाँ पर कैंगबू अपने पंच को तैयार करते हुए उसके पेट में एक जोर का घुटना मार देता है। उसकी हालत बेकार हो जाती है, उसके मुंह से थूक निकलना शुरू हो जाती है और वो बेहद गुस्से में आ जाता है और वो फटाक से उसको पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में जो कैंगबू रहता है और वो उसके चेहरे पे एक जोर का मुक्का दे मारता है और फटाक से दूसरे साइड पे उसको लात दे मारता है। पर वो फटाक से उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कैंगबू हवा में फिर से अपने दूसरे पैर को चलाते हुए उसके चेहरे पर एक तगड़ी लात मारता है और फ्री हो जाता है। टेन्यू जैसे ही मुड़ के उसकी तरफ देखता है वो इतने में अपने ब्लेड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो कैंगबू फटाक से अपने पंच चला देता है उसके ऊपर। लेकिन इस बार भी जो कैंगबू रहता है वो झुक के बच जाता है। टेन्यू सोच रहा होता है अरे फिर किसी ने कैंगबू ने उसके पसलियों में एक जोर का पंच दे मारा होता है जिससे वो घुटनों पर आ जाता है और सोच रहा होता है आखिर ये कमीना है कौन। और फिर उसका चेहरा जमीन में घुस जाता है क्योंकि कैंगबू ने उसके सिर के ऊपर पैर मारा होता है। वो बेहद ही गुस्सा होता है और मचलने की कोशिश करने लगता है कि तभी कैंगबू उसके हाथ में अपना ब्लेड घुसेड़ देता है और कह रहा होता है अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। वो जोर की चीख मारना शुरू कर देता है। कैंगबू बोलता है ओवर रेट करना बंद कर यू लिटिल कुत्ते, अभी तो बहुत कुछ बचा है। किमची स्टोव को गिरा कर जो तूने पाप करा है उसकी कीमत जब तक कि तू चुका नहीं देता तब तक कि मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। टैनो कहता है क्या बस किमची स्टोव आखिर तुम बस एक किमची स्टोव के लिए ये सारा पागलपन क्यों कर रहे हो। ये सुनते से वो उसके बाल को पकड़कर उसको उठाकर नजरें डालते हुए उसे बोलते हैं क्या कहा तूने बस किमची स्टोव। टैनो घबरा जाता है, कह रहा होता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। इतने में किनबो उसके सिर को जोर से जमीन पे दे मारता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा था तूने बस किमची स्टोव। हाँ, और उसके सिर को बार बार जमीन से लगातार वो जोर से मारे जा रहा होता है और फिर उसको थोड़ी देर पीटने के बाद वो उसके सिर को छोड़ देता है और उसके पास आते हुए कह रहा होता है जब मैं कहूँ 1 तो तुझे कहना है किमची स्टोव इज, और जब मैं कहूँ 2 तो तुझे कहना है अ सेक्रेट फूड, समझा। किंगबू बोलता है 1 तो क्यानवो बोलता है किमची स्टोव एस, तभी किंगबू उसके चोट वाले हाथ पर जोर से पंच मारता है और कह रहा होता है जोर से चिल्ला के बोल। बेचारे की चीखें निकल जाती हैं। किंगबू बोलता है 1 तो टेन्यू जोर से चिल्लाते हुए कहता है किमची स्टोव इस। किंगबू बोलता है 2 तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है अ सेक्रेड एग्जिस्टेंस। किंगबू बोलता है नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और जोर से, बिल्कुल उस तरह से जैसे तुम भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, जिससे कि तुम एक लेडी का दिल पाने के लिए खुद को उसके सामने सर्व करने की कोशिश कर रहे हो। सुअलबा देखती है। किंगबू बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहा होता है जोर से कहना है तुम्हें, अपने लंग्स में हवा भरनी है और पूरे फुल फैशन के साथ चिल्लाते हुए बोलना है, समझे क्या। वो बेचारा रोना शुरू कर देता है और साथ ही चिल्लाते हुए कहता है किमची स्टोव एज अ सेक्रेड एग्जिस्टेंस। लेकिन किंगबू को इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो कह रहा होता है नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, फिर किसे, जोर से बोल, क्या तेरे गले में आवाज नहीं है। हाँ, ये सुनते से टर्नबू मुंह में जोर के हवा भरता है और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है किमची स्टोव अ सेक्रेड एग्जिस्टेंस। अब ये सुनने के बाद कैंगबू को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो उसको छोड़ देता है, कह रहा होता है गुड, और खड़ा हो जाता है उसके सामने और सीरियस लुक के साथ बोलता है अब फिर कभी भी दोबारा किमची स्टोव को कम आंकने की कोशिश मत करना। टैनबू सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या था, ये बंदा तो एकदम साइको है, पागल। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर में जो कुछ भी थोड़ा फोड़ी हुई रहती है उसे समेट कर साइड में रख दिया जाता है और जो सुअलबा रहती है वो अपनी माँ को पट्टी कर रही होती है और वो बंदा जिसने ये सब कुछ तोड़ा फोड़ी करी वो किचन में होता है, बर्तन मांज रहा होता है, उसके नाक से खून बह रहा होता है। वो कह रहा होता है डैम इट, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ बस इस बंदे की वजह से हुआ है, मैं इससे आखिर यहाँ पर क्यों मिल गया। हाँ, इसने मेरे को बुरी तरह से पीटा और अब मेरे कपड़े भी मेरे से छीन लिए और उसके नाक से खून बह रहा होता है, उसकी हालत बेकार होती है। वो फर्स्टेड हो रहा होता है और कह रहा होता है ये किमची स्टोव बास्टर्ड, और वो बेहद ही गुस्से में होता है और मन ही मन कह रहा होता है ये सब कुछ उस किमची की वजह से हो रहा है। और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ कैंगबू की तरफ हल्का सा देखता है और सोच रहा होता है कि मेरे को इस तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। कि तभी कैंगबू जोर से अपने जो ग्लास रहता है ना वो टेबल के ऊपर रखता है और कह रहा होता है क्या हुआ। वो फटाक से अपनी नजर घुमा लेता है। कैंगबू बोलता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो क्योंकि तुम्हें एक किमची स्टोव के लिए पीटा गया। वो चिल्लाते हुए कहता है नो सर। वो उसी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कपड़े पहनने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, अच्छे से कंफर्टेबल होकर जीने के लिए मैंने अपने लाइफ में क्या क्या करा है, इन सब के लिए तुम नहीं जान पाओगे कभी भी। तुम्हारी जो अभी ये हालत है ये बिल्कुल एक ब्लेसिंग की तरह है, इसलिए तुमको इसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और साथ ही वो टैन्यू से कह भी रहा होता है अपनी लाइफ को प्लीज ट्रीट करो, तुम्हारी लाइफ काफ़ी अच्छी है, तुम समझ रहे हो ना। वो चिल्लाते हुए कहता है यस सर समझ रहा हूँ मैं। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है ये बाशर देखो तो ये किस तरह से ऐड कर रहा है,
डैम इट, तू बस इंतजार कर, जब मैं अपने एंड्रेस ग्रिड में तेरे बारे में रिपोर्ट करूंगा तो फिर तेरा काम तमाम। कि तभी कैंगबो उसको आवाज देता है। वो दोबारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कैंगबो कह रहा होता है अगर तुम्हारे बर्तन धोने का काम हो चुका हो तो यहाँ पर आओ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रखने में कोई भी फायदा नहीं है। तुम भी ये बात जानते हो ना, बस अच्छे काम करके आप लोग एक अच्छा जीवन जिए, ये दुनिया इतनी भी आसान नहीं। और फिर कैंगबो फटाक से उसे बनियान से पकड़ता है और अपने करीब खींचते हुए कह रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ उसको एक्सपीरियंस करने के बाद तुम यही सोचोगे कि मरना ज़्यादा बेटर था। और साथ ही वो यहाँ पर अपने स्किल का यूज़ कर देता है उसके ऊपर। वो कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। उससे अपने सामने एक बेहद ही बड़ा सा डीमन नजर आने लगता है। कैंगबो ने यहाँ पर डीमन और वेस्ट ऑथोरिटी ऑफ फेयर का यूज़ करा है। दिखाया जाता है वो बड़ा सा घोड़े जैसा डीमन उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है और साथ ही अपनी बड़ी सी आग के पास उसको ले जाने लगता है अपना सर नीचे झुकते हुए। वो कह रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत करो, और जोर से चिल्लाने लगता है। उसे बेहद ही डर महसूस हो रहा होता है, शायद छोटे छोटे हाथ उसको कवर कर रहे होते हैं अंधेरे में, जबकि रियलिटी में उसने पेड़ में मुँह दिया होता है अपनी, और वो डर के मारे काँप रहा होता है। कैंगबो बोलता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में कभी भी किसी से भी कोई बात मत करना, चल अब जल्दी से यहाँ से निकल। तो ट्यानबो भी उठ जाता है और चलते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है बनियान और चड्डी में ही। सियोल्बा देख रही होती है ये और सोच रही होती है इस बार भी सर कैंगबो ने मेरे को फिर किसे बचा लिया। वो मोबाइल में स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है और कह रहा होता है मन ही मन में उस बास्टर्ड ने मेरे को वाकई में बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। और फिर साथ ही कैंगबो खुद के बारे में कहने लगता है एक्चुअली मैं तो बहुत ही ज्यादा पुअर बास्टर्ड हूँ, मेरे को पैसों की जरूरत है। अरे हाँ, उसको मोबाइल के ऊपर कुछ नजर आता है मैजिक पावर स्टोन टाइप का, वो देखता है और फिर साथ ही वो फटाक से सियोल्बा की तरफ देखता है। उसको आवाज लगता है मिस सियोल्बा, क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर स्टोन है क्या, तुम मुझे अभी वो दिखा सकती हो। वो कहती है यस ऑफ कोर्स, जरा एक सेकंड रुको, और साथ ही वो निकाल कर उसके हाथ में रख देती है। कह रही होती है ये लो, और साथ ही बताती है ये एक ईयर रैंक का मैजिक पावर स्टोन है जो कि मेरे को एक गोब्लिन को हंट करने से मिला था। और फिर साथ ही कैंगबो उस स्टोन को स्कैन करता है, उसके अंदर से कोई सी भी डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं होती। वो कह रहा होता है इसके अंदर डेफिनेटली पावर तो है, लेकिन ये कोई डिमोनिक एनर्जी नहीं है। मेरे को पहले थोड़ी बहुत डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि वो शायद इन मैजिक पावर स्टोन के अंदर है, बट ऐसा नहीं है। जो चीज इसके अंदर है वो कोई डिमोनिक एनर्जी नहीं है बल्कि मैजिक पावर है। तो फिर आखिर वहाँ पर वो डिमोनिक एनर्जी आई कहाँ से थी। वेल जो भी हो। और फिर साथ ही वो सियोल्बा को वो स्टोन वापस कर देता है और वो सोच रहा होता है फिलहाल के लिए मेरे को ये बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करने की जरूरत है, लेकिन क्या हुआ अगर मेरे साथ फिर से वही वाला सीन हो जाए। और फिर साथ ही वो सियोल्बा से कहने लगता है मिस सियोल्बा, क्या यहाँ पर कोई आसपास प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस है। सियोल्बा कहती है यहाँ आसपास तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पास वाला मेन ऑफिस सियोल स्टेशन के करीब है और मैं भी वहाँ पर जाने का ऑलरेडी प्लान कर रही थी, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। कैंगबो हैरान होते हुए पूछता है क्या तुम भी वहाँ पर जा रही हो। वो कहती है हाँ, और अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी फैमिली की सिचुएशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैं एकदम रिकलेस होकर उस गेट के अंदर घुस गई थी। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक और रिकलेस था। और वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कैंगबो, एक बार फिर किसे वो हंसते हुए कह रहा होता है इट्स नथिंग, मैं तो बस तुम जैसे दूसरे लोगों की मदद करना चाह रहा था। और वो मन ही मन कह रहा होता है आफ्टर ऑल मैंने 10,000 साल बाद किसी इंसान को देखा है, लेकिन उसको देख देख के मैं थक गया था और फाइनली मेरे को यहाँ पर एक एंजल मिल गई। सियोल्बा कह रही होती है अब मैं सेकंड स्टेज को अवेक करने की प्लानिंग कर रही हूँ। कैंगबो बोलता है तुम डेफिनेटली ये कर पाओगे, तुम काफी अच्छी हो। सियोल्बा हंसते हुए कह रही होती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, जबकि कैंगबो मन ही मन कह रहा होता है लेकिन मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है इसकी बस ऐसी हेल्प करने का। और वो उसे बोलता है तो फिर चलो अपन को चलना चाहिए अब। सियोल्बा कहती है हाँ, लेकिन अभी जरा रुको, मैं जस्ट अभी प्रिपेयरिंग फिनिश कर आती हूँ। और फिर वो कमरे में चली जाती है। कैंगबो बोल रहा होता है अगर मैं उसके जैसे एक कमजोर पर्सन के साथ घूमूंगा तो मेरी शिकार करने की क्षमता कम हो जाएगी। ये थोड़ा कोल्ड हार्टेड हो सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। जहाँ तक पॉसिबल हो मुझे नुकसान से बचना होगा। मेरी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर पावर को गेन करना है। मैं यहाँ अर्थ पर पूरे 10,000 साल बाद लौटा हूँ, इसलिए मेरे को स्ट्रॉन्गर बनने की ज़रूरत है ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ, बिल्कुल पहले की तरह जैसा कि मैंने हेल में करा था। कि तभी यहाँ पर सियोल्बा आ जाती है और उसको आवाज़ देते हुए कह रही होती है मिस्टर कैंगबो तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी तो है ना। कैंगबो फटाक से टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है क्या हम पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है कैंगबो ने यहाँ पर अपना सिटीजन कार्ड बनवा लिया होता है और वो लोग बस से ट्रेवल करके ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। कैंगबो की नज़र होती है अपने उस कार्ड के ऊपर। वो कह रहा होता है ये एक री इशू ID कार्ड है। और फिर वो अपने फ्लैश बैग में चला जाता है। उस लेडी के बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है क्या बस इतना ही। वो लेडी बोलती है हाँ बस इतना ही लगेगा, क्या तुमको कुछ और भी काम है। कैंगबो बोलता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि ये लोग मेरे को मिसिंग पर्सन की लिस्ट के अंदर रख चुके होंगे। और फिर साथ ही वो थोड़ा उदास हो जाता है और कह रहा होता है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसको लगा कि मैं मिसिंग हो चुका हूँ। हाँ,
अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो तब भी कोई भी नहीं था। जो किंगबो था वो बिल्कुल अकेला था और उसकी नर्क वाली ज़िंदगी में भी कोई भी नहीं था, वो वहाँ पर भी बिल्कुल अकेला था। कि तभी सोल्वा उसे आवाज़ देती है, मिस्टर किंगबो ज़रा वहाँ पर देखो, विंडो से उस तरफ। हम लोग लगभग वहाँ पर पहुँच गए हैं और वो विंडो से बाहर देखता है तो सामने एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग होती है। वो कह रही होती है कूल है ना। किंगबो अपना ID कार्ड जेब में रख लेता है और कह रहा होता है हाँ बहुत ही ज़्यादा कूल है ये। और सॉरी क्योंकि ये लोग बस में नहीं बल्कि ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है ये लोग मैनेजमेंट ऑफिस के स्टेशन पर आ चुके रहते हैं और वहाँ से उतर जाने के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं सियोल के प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस के सामने। उस बिल्डिंग को देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है यार, बहुत बड़ी है, ये तो इंचो के एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी है यार। सोल्वा कहती है मिस्टर किंगबो मेरे पास कुछ है जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, और साथ ही वो एक फ़ोन निकाल के उसकी तरफ देती है और कह रही होती है ये मेरा पुराना फ़ोन है, मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर वाईफाई है तो तुम इसका वहाँ पर यूज़ कर पाओगे और बाद में मेरे से बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वो खुश होकर ले लेता है और कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मनी मन कह रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड करा था, ये वाकई में एक एंजल है। सोल्वा कहती है ठीक है मिस्टर किंगबो, अब मेरे को जाना होगा, मैं जाकर बिगनर्स लेक्चर के लिए रजिस्टर करूँगी। किंगबो बोलता है ठीक है अच्छे से जाना, मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा। सोल्वा कहती है मुझे लगता है कि मेरा कुछ देर बाद ख़त्म होगा, लेकिन कोई नहीं, अब लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। वो खुश होते हुए कह रहा होता है या श्योर, और अपना ख्याल रखना। और फिर वो प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना कोई मजाक नहीं है यार। और मुझे लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए हैं। एक मशीन कह रही होती है प्लीज अपनी पहचान के लिए अपना ID यहाँ पर डालें। किंगबो सोच रहा होता है लगता है कि यहाँ पर अपना ID डालने के बाद मेरे को वेटिंग टिकट मिलेगी, और फिर साथ ही वो अपना ID उसके अंदर डाल देता है और फिर ID स्कैन कराने के बाद उसको अपना वेटिंग नंबर मिल जाता है जो कि 18 होता है, और साथ ही वेटिंग टिकट भी वो ले लेता है। और वो मशीन कह रही होती है प्लीज़ इस पाथ को फॉलो करें। उसके पाँव के पास से एक ब्लू कलर की लाइन चमकते हुए जाने लगती है, तो वो उसको फॉलो करते हुए टेस्ट रूम नंबर 9 के सामने बैठा हुआ रहता है, इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पर एक बंदा दूसरे से पूछ रहा होता है एक्सक्यूज मी तुम्हारा स्टेज क्या है, क्या तुम्हारा रैंकिंग स्टेज फर्स्ट है। वो कह रहा होता है शायद A या D होगा मेरा। तो ये सुन के वो बंदा कहता है वाह ये तो बुरा भी नहीं है, तुमको क्या लगता है कि तुम A B या फिर उससे ज़्यादा हायर सेकंड स्टेज तक जा सकते हो। ये सुनते से वो बंदा हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मैं जैसे प्लेयर बैंक होयन और चेन जुन के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं हूँ, और वो सब लोग तो एकदम नेक्स्ट लेवल पर ही हैं। अब लोग खुद को उन 5 ग्रेट गिल्ड मास्टर के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। और फिर साथ ही वो उन सारे गिल्ड मास्टर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि कौन कितना महान है। यहाँ पर सभी शायद इस रैंक या फिर उसके आसपास ही होते हैं। तो दिखाया जाता है वो भी सुन रहा होता है अपना किंगबो और फटाक से सर्च करके देखते हैं शायद वो मोबाइल पे, और उसे पता चल जाता है। पहला होता है किम जेन हुन मिर होगी शायद उसकी गिल्ड, और दूसरी होती है चेन योनजू ऑफ रेड रोज, और तीसरा बैंक हैन ग्योल होता है हैननुल से, और चौथे का नाम जुंग ह्योनजू बताया जाता है, और पांचवे का नाम भी चेन से कुछ होता है। हाँ बहुत ही डिफिकल्ट नाम है यार इनके। वो देख रहा होता है सभी को और कह रहा होता है तो ये हैं यहाँ पर हर एक गिल्ड कोरिया के टॉप 5 रैंकर्स द्वारा ही बनाई गई है। जब मैं अपनी पावर को रीगेन कर लूँगा तो मैं इवेंचुअली उनसे मिलूंगा। तुम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते चाहते हो तुम और भी अधिक उभरने लगते हो। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम पहले ही मिल चुके हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरे को पहले के कंपेरिजन में कई ज़्यादा तेज़ी से अपनी ताकत को रीगेन करना होगा। अगर मुझे यहाँ पर प्लेयर का टाइटल मिल गया है तो शायद हो सकता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊँ। कि तभी दरवाज़ा खुलता है और वो लोग नंबर 18 को बुला रहे होते हैं, यानी अपने किंगबो को। तो वो भी अंदर की तरफ चल देता है। एक बंदे उसे रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं मशीन के पास। वो दूसरे बंदे कह रही होती है आपको बस इस बॉल के ऊपर अपना हाथ रखने की जरूरत है। अगर तुम इसके ऊपर अपनी पावर को अप्लाई करते हो तो ये तुम्हारे एट्रीब्यूट और रैंकिंग के हिसाब से अपना रंग बदलेगा, और रैंकिंग जितनी ज़्यादा ऊंची होगी रंग उतना ही ज़्यादा सेचुरेटेड होगा। किंगबो ये सुनते से एक लंबा सांस लेता है और कह रहा होता है रेड ये क्या बकवास है यार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा यार। अगर मैंने हाथ रखा और ये मेरे को बोल दे कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ, हाँ क्या होगा इस दुनिया में। मेरा अलग दिखना अच्छा नहीं होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या करूँगा यार। और फिर साथ ही वो उस गोले के ऊपर अपना हाथ रख देता है, एक जोरदार चमक निकलती है। किंगबो कह रहा होता है हो नो, ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को पता चल चुका है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और ये लड़की भी मेरे को बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और फिर जैसे एनालिसिस कंप्लीट होता है किंगबो तो फुल स्वैग में बैठा हुआ रहता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट तभी वो लड़की बोलती है मिस्टर किंगबो तुम F रैंक के हो। ये सुनते से वो एकदम शॉक हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की बोलती है अब तुम अपना हाथ हटा सकते हो उस बॉल के ऊपर से।
और वो बंदी कहती है मैं तुमको उन चीज़ों के बारे में गाइड करूंगी जिन पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। जबकि किंगबू तो सोच रहा होता है मेरे को ये तो पता है कि मेरी पावर सील कर दी गई है, लेकिन फिर भी एफ रैंक क्या मेरी पावर का वैल्यूएशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है वो इनके नोट से बाहर है। और वो लड़की बोल रही होती है तुमको सबसे पहले एक ई रैंक प्लेयर का कार्ड लेना होगा और फिर तुम सेम लेवल के टेंशन के अंदर एंटर कर पाओगे। और अगर उससे ज़्यादा लेवल के हाई रैंक के टेंशन के अंदर एंटर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ एक गार्डियन होना चाहिए, तुम अकेले वहाँ पर नहीं जाओगे। ये सुनते से कैंगबू सोच रहा होता है अगर बेलकन यहाँ पर होता तो वो ये सुनते से पागल हो जाता। 10,000 सालों तक जो मैंने ट्रॉमा झेला है लगता है कि अब वो अचानक से वापस आ रहा है। मुझे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? वो बंदी बताती है पहला तरीका तो ये है कि तुम बेसिक कोर्स में जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हो और फिर तुम्हारी रैंक इमीडिएटली डी तक बढ़ जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि तुमको ये दिखाना होगा कि तुमने कितने ज़्यादा जादुई पत्थरों का लेन देन किया है, मैजिक स्टोन का ट्रांजेक्शन तुम उसका यूज़ कर भी अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। कैंगबू सोचता है ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर लग रहा है और साथ ही वो खड़े होने लगता है। कह रहा होता है मैं समझ गया। वो कह रही होती है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए जब तक कि मैं आपकी ये प्लेयर कार्ड को प्रिपेयर कर रही हूँ। क्या मैं आपके बेसिक कोर्स को रजिस्टर करने में कोई हेल्प करूँ? कैंगबू बोलता है इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। और वो लड़की सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये बंदा ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा शौक में है कि उसकी रैंक बहुत ज़्यादा लो है और वैसे भी अगर वो ऐसे सिचुएशन में गेट के अंदर जाएगा तो इसलिए मर जाएगा। हालांकि मेरा मानना तो यही है कि अगर तुम्हारी रैंक एफ या ई आती है तो तुमको प्लेयर बनना छोड़ देना चाहिए, ये बेटर होता है। और फिर तभी वो नोटिस करती है उसके साइड में जो गोला रखा हुआ रहता है ना उसके अंदर डार्क कलर आना शुरू हो जाता है। वो कह रही होती है आखिर ये वाला कलर क्यों आ रहा है, आखिर उसको हो क्या रहा है, क्या ये स्पॉइल्ड हो रहा है? कि तभी वो गोला फटाक से टूट जाता है। ये देखकर वो लड़की जोर से चिल्ला पड़ती है और सोच रही होती है वो पर्सन तो डेफिनेटली एफ रैंक का था ना, तो ये क्या हुआ? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि बैंक यू जो कि एक एस रैंक का प्लेयर है उसका कलर भी बस डार्क ग्रे था और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ये वैसे कुछ काला रंग हो। वो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रही होती है। और फिर इसके बाद सीन दिखाया जाता है एक डेंशन के गेट के सामने का जहाँ पर सारे प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं और पार्टी के लिए मेंबर्स बना रहे होते हैं, आपस में बातचीत करते हुए आवाज़ लगा रहे होते हैं कि कोई टैंकर है क्या, कोई मैजिशियन है, हमारे साथ आ जाओ। ये सब चल रहा होता है वहाँ भीड़ भाड़ में। एक बंदा कह रहा होता है मैं थिप हूँ, दूसरा ये सुनते से कहता है नहीं हम चोरों को एक्सेप्ट नहीं करते। और कोई बंदा चलाते हुए कह रहा होता है हम किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे जो बस अकेला हो। तभी एक बंदा आता है वो कह रहा होता है मेरे को ले लो, मैं एक थीफ हूँ। वो कहता है सॉरी हम नहीं कर सकते। ये सुनते से कैंगबू मन ही मन कह रहा होता है आखिर सभी लोग थीफ को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही पुलिस ऑफिसर आ जाता है तो वो उसको अपना ID कार्ड दिखाता है। वो पुलिस ऑफिसर उसके ID को कंफर्म करता है और फिर वो कैंगबू को गेट के अंदर जाने देता है। कैंगबू गेट के अंदर पहुंच जाता है। कैंगबू सोच रहा होता है मैं थोड़ा डरा हुआ था ये सोच कर कि ये फिर से कहीं हेल ना निकले। हाँ, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है जिनका टेलीपोर्टेशन से कोई लिंक होता है, ये सभी बहुत ही अजीब लगता है। और फिर साथ ही वो अंगड़ाई मारता हुआ कह रहा होता है मुझे लगता है कि पहले मेरे को मॉन्स्टर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। कि तभी पीछे से कैंगबू को कोई बंदा आवाज़ देता है करते हुए। कैंगबू उसकी तरफ देखता है और वो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। कैंगबू कह रहा होता है अरे क्या ये एक भालू है? और वो बंदा पूछने लगता है ब्रो क्या तुम यहाँ पर अकेले हो, क्या तुम इस गेट के अंदर अकेले हंट करने वाले हो? कैंगबू बोलता है हाँ बिल्कुल सही। और वो बंदा कहता है क्या तुम सेकंड अवेकनिंग से गुजरे हो? कैंगबू मना कर देता है, कह रहा होता है नहीं मैं कोई सेकंड अवेकनिंग से नहीं गुजरा हूँ। ये सुनते से वो चलाते हुए कहता है हो माय, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने बेसिक कोर्स को भी पूरा नहीं किया है। किसी ई रैंक के लिए अकेले शिकार करने की तुलना में किसी पार्टी का हिस्सा बन जाना कई ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? अगर तुम अभी तक किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हो तो तुम्हारा हमारी पार्टी के अंदर आने का क्या ख्याल है? तुम हमारी पार्टी को आजमा सकते हो। यह सुनते से उसके टीममेट चलाते हुए कहती है टेंस हुआ आगे तुम खुद ही से ये डिसाइड कैसे कर सकते हो? हाँ। और दूसरा बंदा भी कह रहा होता है हाँ वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। यह सुनते से टेंसु अपने टीममेट्स के ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है तुम लोग जानते हो ना अभी वो किस तरह की सिचुएशन में है। हाँ अपन को उसकी जान बचानी चाहिए और अगर तुम लोग वाकई में इसके बारे में इतना चिंता महसूस कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम लोगों से जादुई पत्थरों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चलो उसे अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। कैंगबू सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है और साथ ही वो टेंसु से कहता है तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया लेकिन मैं बिना पार्टी के ही हंट करूंगा। टेंसु कहता है चलो अब जबकि अपन दोनों एक दूसरे से मिले गए हैं तो चलो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम कैंग टेंसु है और तुम्हारा नाम क्या है? कैंगबू बोलता है मैं कैंगबू हूँ और तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए ये करने के लिए, पर मेरा फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है। टेंसु हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है हंसते हुए अरे तुम मेरे साथ एकदम फ्रीली कैजुअल होकर बात कर सकते हो। मैं दिखने में कुछ इस तरह का हूँ लेकिन मैं बस 24 साल का हूँ। यह सुनते से कैंगबू भी थोड़ा चौंक जाता है कि
रहा होता है व्हाट, ये झूठ बोल रहा है, 24 साल का, वो भी इस तरह के फेस के साथ। वो अपना आईडी भी दिखाने लगता है, कह रहा होता है देखो ये मैं हूँ टैंग सुंग। कैंगबू सोच रहा होता है आखिर लास्ट 5 सालों में यहाँ पर ऐसा हो क्या गया है यार। और फिर साथ ही वो उसे कहता है भाई ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एकदम कैजुअली बात करूंगा। टैंगसू, तुम्हारे ऑफर के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना प्लान बना लिया है, मैं यहाँ पर एक प्लान के साथ आया हूँ। तो ये सुनने के बाद अब टैंगसू भी कहने लगता है वेल अब जब कि तुम ही तैयार नहीं हो तो अब क्या ही कर सकते हैं, अपना ख्याल रखना अच्छे से। ये इलाका गॉब्लिंग्स का है, हालांकि उनमें से एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिंग भी है और वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसको होप गॉब्लिंग बोलते हैं और वो एक बॉस मोस्टर है और किसी नॉर्मल गॉब्लिंग के कंपैरिजन में वो तो अलग ही लेवल पर है, बहुत ज़्यादा हाई। इसलिए अगर वो तुमको कहीं दिख जाता है तो वहाँ से तुरंत भाग लेना, ठीक है ना। ये सुनने के बाद कैंगबू सोच रहा होता है, लगता है कि ये वाकई में एक अच्छा बंदा है और वो बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया एडवाइस के लिए। टैंगसू जाने लगता है, कह रहा होता है ठीक है ब्रदर, फिर मिलते हैं, एकदम सेफ रहना। कैंगबू भी उसे बाय करता है और सोच रहा होता है अगर मैं वाकई में एक एफ रैंक का बिगनर होता तो शायद मैं लोगों के साथ पक्का ट्रैवल कर सकता था, हालांकि मेरे को अकेले रहना ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो चलो अब चलकर काम शुरू किया जाए। और वो फटाक से यहाँ पर अपनी स्पीड वाली स्किल का यूज़ करते हुए तेजी से जाने लगता है और वो गॉब्लिंग्स के निशानों को देखता है, उनको ट्रैक करता है और कह रहा होता है यहाँ पर आसपास ज़रूर बहुत सारे गॉब्लिंग्स होने चाहिए, मेरे को मिल गए। और साथ ही वो उन लोगों के सामने निकल आता है, एकदम बीच में खुद पड़ता है। कैंगबू फटाक से उनमें से एक गोब्लिन के पास पहुंच जाता है और उसे मार देता है और फिर तभी वो घूमते हुए दूसरे गोब्लिन को मारता है, नीचे से ऊपर उसको बीच में से काट देता है और कह रहा होता है लगता है कि मेरे हाथ जैकपॉट लग चुका है। ये देखकर पीछे खड़े 2 डीमन थोड़े से घबरा जाते हैं, वो हंसते हुए कह रहा होता है लगता है कि मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए और वो उन सभी को मारना शुरू कर देता है। वो सारे गोब्लिन्स कैंगबू के आगे टिके नहीं पा रहे होते हैं, वो आते हैं उछके मारने के लिए कैंगबू को, लेकिन वो खुद ही शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर कैंगबू अपने दोनों हाथों के ब्लेड के साथ सभी गॉब्लिन्स का काम तमाम किए जा रहा होता है, जो भी पास आता है वो उसकी मुंडियाँ उड़ा देता है और देखते ही देखते उसने यहाँ पर लगभग बहुत सारे गॉब्लिन्स को निपटा दिया होता है। ये देखकर बच्चे कुछ गॉब्लिन्स कांपना शुरू कर देते हैं डर के मारे। कैंगबू उनकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है अरे अभी तो यहाँ पर और भी सारे बच्चे हैं, तो फिर चलो कंटिन्यू करते हैं। और फिर साथ ही वो उनको भी मार देता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो हाफ रहा होता है और कह रहा होता है मैं तो बहुत सारे मार दिया यार। और फिर हमें दिखाया जाता है सामने का नज़ारा, सारे गॉब्लिन्स मारे गड्ढे डले हुए रहते हैं और वो कह रहा होता है इतने सारे अपोनेंट्स को मारना वाकई में काफ़ी हार्ड था। और फिर उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने सक्सेसफुली ए रैंक के गॉब्लिन्स को हरा दिया है और तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है और तुम्हारा लेवल भी 4 लेवल से बढ़ चुका है और तुमको एक स्टैट भी मिल चुका है डेमोनिक एनर्जी का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हो किंग वो रहता है वो अब 8 लेवल पर पहुंच चुका है। हमें देख पा रहा हूँ, लगता है कि मैं लेवल अप करने से भी डेमोनिक एनर्जी का भंडार बना सकता हूँ, चलो पहले ट्राई करते हैं। और फिर साथ ही वो उनमें से एक ही बॉडी को हाथ लगाता है और कह रहा होता है अब मेरे को ये कंफर्म करने की ज़रूरत है कि वो डेमोनिक एनर्जी स्टोन से आ रही है कि नहीं। और साथ ही वो डबल से यहाँ पर अपनी उसी स्किल को रिलीज करता है जिससे वो सारे डिमंस की बॉडीज को डिवोवर कर लिया करता है। वो यहाँ पर अपनी उस स्किल की मदद से सेंस कर रहा होता है, वो कह रहा होता है मैं मैजिक को फील कर पा रहा हूँ, डेमोनिक एनर्जी का सोर्स इनके अंदर मौजूद वो मैजिक स्टोन नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था, बल्कि मैं इनकी पूरी बॉडी के अंदर ही डेमोनिक एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ और इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और इन लोगों की डेट के टाइम पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मैं ताज़े मरे हुए मॉन्स्टर्स को कंज्यूम करूँगा तो फिर मैं धीरे धीरे डेमोनिक एनर्जी को भी अर्न कर सकता हूँ और साथ ही उसका डेमोनिक एनर्जी का स्टैट भी इंक्रीज होकर 2 हो जाता है। कैनबू कह रहा होता है ये तो काफ़ी अच्छा है, इनसे जो मेरे को मैजिक स्टोन मिलेगा वो मैं बेच भी सकता हूँ और साथ ही मेरे को यहाँ से तो डेमोनिक एनर्जी भी तो अर्न हो रही है। और फिर दिखाया जाता है उसने यहाँ पर सभी की बॉडी को कंज्यूम कर लिया होता है, बस क्रिस्टल और उनकी हड्डी रह गए होते हैं यहाँ पर। वो कह रहा होता है अरे हाँ जाने से पहले मेरे को इन सारे मैजिक स्टोन को उठा लेना चाहिए और वो उन सारे मैजिक स्टोन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है गुनगुनाते हुए और कह रहा होता है आखिर मुझे इनसे कितने सारे चिकन्स मिल जाएंगे यार अगर मैं इन मैजिक स्टोन को बेच देता हूँ तो। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने अभी अभी इनके मांस को कंज्यूम कर लिया और हड्डियाँ निकाल दी, ठीक वैसे ही जैसे अब लोग चिकन खाते समय करते हैं। उफ, चिकन के बारे में सोचने से मेरे मुंह में लाल आ रही है यार। मुझे गेट के बाहर निकलने के बाद चिकन वाली जगह पर जाना चाहिए शायद। और फिर साथ ही वो लाइट खाते हुए इमेजिन करने लगता है कि सोल्बा खुद अपने हाथों से उसे तंगड़ी कबाब खिला रहे हैं यार। ये इमेजिन करते थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कह रहा होता है सोल्बा बस मेरा इंतजार करना, और वो बहुत तेजी से भरने लगता है सारा सामान कि तभी यहाँ पर कैंगवू को एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। वो सामान कलेक्ट करने एकदम रुक जाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो एक बड़ा सा गोब्लिन यहीं पर चलते हुए आ रहा होता है। कैंगवू सोचता है कि ये वो गोब्लिन है जिसके बारे में टेंसू ने मेंशन करा था, द
हॉब गॉब्लिन। और वो हॉब गॉब्लिन कैंगबो को देखकर गुर्राने में लगा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने वेपन में मैजिकल पावर भी रिलीज कर रहा होता है। ये देखकर कैंगबो भी चौंक जाता है, कह रहा होता है क्या मैजिक, ये बंदा जानता है कि मैजिक का कैसे यूज करना है। और वो हॉब गॉब्लिन चिल्लाते हुए कैंगबो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये जानता है कि मैजिक पावर को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। मैजिक पावर अगर तुम इसे कंसिडर करो तो ये काफी डिस्ट्रक्टिव पावर है, लेकिन मेरी डिमोनिक एनर्जी इसकी मैजिक पावर से ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन कि तभी वो गॉब्लिन अपने बड़े से ब्लेड के साथ कैंगबो के ऊपर अटैक कर देता है, बट कैंगबो साइड होते हुए बच जाता है। ये देखकर वो फटाक से अपने ब्लेड को कैंगबो की तरफ चलाने लगता है, तो कैंगबो भी अपने दोनों हाथों को सामने कर लेता है और जैसे उसका ब्लेड पड़ता है कैंगबो दूर की तरफ फेंकता हुआ जाता है। पर वो गॉब्लिन भी बहुत तेज होता है, वो तेजी से उसके पास पहुंच जाता है यार और फटाक से उसको मारता है। लेकिन यहाँ पर कैंगबो ने अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए उसके ब्लेड्स को रोक दिया होता है और वो कह रहा होता है यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है, हम दोनों का वेट यहाँ पर डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ में भी काफी डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पर कैंगबो को काफी मुश्किल हो रही होती है उसके ब्लेड का सामना करते हुए, तो वो फटाक से उसको थोड़ा साइड में पुश कर देता है और मौका देके उसके गले के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करने लगता है। लेकिन वो फटाक से अपने कंधे को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके कंधे से टकरा कर कैंगबो को भी पीछे हटना पड़ता है। वो कह रहा होता है शिट, मेरे स्टैट्स अभी भी लो हैं इस तरह की ब्लॉकिंग को पार करने के लिए, मेरे को यहाँ पर एक बड़ा गैप ढूंढने की जरूरत है। वो गॉब्लिन फटाक से उसके ऊपर ब्लेड चला देता है, बट वो झुकते हुए बच जाता है, तो वो दूसरी साइड से भी ब्लेड चलाता है, लेकिन वो फिर से झुकते हुए बच जाता है। गॉब्लिन लात मारता है बट कैंगबो उससे भी बच जाता है और वो फिर से ब्लेड चलाता है, लेकिन कैंगबो झुके फिर से बच जाता है। कैंगबो उसके पैर के पास से होता है, पर इससे पहले वो उसके पैर के ऊपर अटैक करता है। वो फटाक से अपने हाथ से कैंगबो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैंगबो फटाक से पीछे हट जाता है टाइम रहते और कह रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी तरह से फाइट कर पा रहा है अपने मोटे मोटे आर्म के साथ भी, जैसा कि एक बॉस से एक्सपेक्टेड था। अगर मैं इसको बाकी गॉब्लिन्स के साथ कंपेयर करूँ जिनको मैंने जस्ट अभी अभी मारा, ये एक अनादर लेवल पर ही है उनके कंपैरिजन में। वो फटाक से ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैंगबो साइड में होकर बच जाता है। लेकिन भले ही इसके यहाँ पर खुद की टेरिटरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हो और उसके सारे सबऑर्डिनेट्स मारे ही क्यों ना गए हों, पर यह अभी भी मेरा शिकार है। और साथ ही वो उसकी तरफ मुंडी फेंक देता है एक गॉब्लिन के। उस खोपड़ी को देखकर जो गॉब्लिन है वो और बेहतर गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ भागते हुए चढ़ने लगता है कैंगबो के पास। कैंगबो बोलता है बस इतना काफी है और साथ ही वो अपने हाथ के ब्लेड्स को गायब कर लेता है और बोल रहा होता है मेरे को अपने एंगर को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि मैं इसकी स्ट्रेंथ को ओवर बिलिंग कर सकूं। और साथ ही वो यहाँ पर अपने कोई सी डिमोनिक स्किल का यूज करने वाला है उस गॉब्लिन के ऊपर, पावर ऑफ रेज। जैसे वो गॉब्लिन उसके पास आता है जो कैंगबो रहता है वो उसके पेट को टच करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम पागल, और फटाक से जोरों से गुर्राना शुरू कर देता है। ये देखकर कैंगबो कह रहा होता है लगता है कि इसने काम कर दिया। वो फटाक से अपने मैजिक पावर को रिलीज करते हुए ब्लेड से अटैक कर देता है कैंगबो के ऊपर, लेकिन कैंगबो इस बार भी झुक के बच जाता है, पर उसके अटैक में बेहद ही पावर आ चुकी रहती है। उसके इम्पैक्ट से ही आसपास के पेड़ कट के उड़ जाते हैं और वो जब दूसरी बार तलवार घुमाता है तो बच्चे कुछ और उड़ जाते हैं, पर कैंगबो तो बच जाता है। और वो बता रहा होता है मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जिस स्किल का यूज करा है वो एक बफ स्किल है जो कि मेरे टारगेट की पावर को कहीं गुना एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन वो गॉब्लिन चिल्लाते हुए रैंडमली अटैक करे जा रहा होता है, बार बार एक जगह पर मारे जा रहा होता है, हर कैसे अटैक चला रहा होता है। और कैंगबो बताता है लेकिन इस स्किल का एक प्राइस भी है, ये तुमको इस तरह से कर्ज कर देता है कि तुम्हारा दिमाग एकदम खाली हो जाता है, तुम पागल से हो जाते हो, तुम्हारी जो बुद्धि है वो एकदम चली जाती है और बस रैंडमली अटैक्स होते हैं जिससे मैं इजिली बच सकता हूँ यार। और इस तरह से मेरे को एक बड़ा गैप क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर कैंगबो ने उसके एक पैर को डैमेज कर दिया होता है, वो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैंगबो जो कि इजिली बच जाता है और उसका घुटना घायल हो चुका है तो वो घुटने पे आ जाता है। कैंगबो फटाक से अपने हाथ से दूसरे ब्लेड को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ उठाता है और वो गॉब्लिन भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और फिर उसका सिर कैंगबो के ब्लेड के अंदर धंस जाता है, वो गॉब्लिन मारा जाता है। और फिर कैंगबो खींच के अपने हाथ को बाहर निकालता है और कह रहा होता है ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यार, अगर मेरे पास यहाँ पर अपनी पावर्स होती तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होता। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा? कि तभी उसके सामने एक मैसेज विंडो ओपन होती है और फिर वो उसे ओपन करता है तो उसे बताया जाता है तुमने पूरे मॉन्स्टर हेड आउट को खुद ही क्लीन कर दिया है, इसलिए तुमको पूरे 150% का बोनस मिल रहा है तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट के ऊपर। और तुमने सक्सेसफुली एक सी रैंक के बॉस को यहाँ पर मार डाला, मॉन्स्टर
होप गॉबलिंग, और साथ ही तुम्हारे 3 लेवल बढ़ चुके हैं और अब तुम 11th लेवल पर पहुंच चुके हो। तो तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग भी अनलॉक की जा रही है। उसको यहाँ पर 7th अवेकनिंग में अनलॉक के तौर पर एक स्पेशल स्किल अनलॉक हो जाती है उसके लिए, इंस्टेंसिबल हंगर नाम से। इसका इफेक्ट ये होता है तुम अपने हराए हुए टारगेट से और भी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाओगे ग्लोटी को यूज़ करते हुए अपने ग्लोटोनोनी को यूज़ करते हुए अपने। ये देखकर कैंगबू सोच रहा होता है ऑल राइट, हालांकि ये कोई स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है, लेकिन अब मैं इसकी मदद से और भी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाऊंगा। अगर मैं एक प्लेयर होने के बेनिफिट्स का यूज़ करता हूँ तो मैं काफ़ी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ यार। तो चलो अब इस ज़रा नई स्किल को भी आजमाया जाए कि ये वाकई में कितने स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो जाकर उस गॉबलिंग बॉस को टच करता है और अपने ग्लोटिनी के स्किल को यूज़ करते हुए उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और वो नोटिस करता है जो स्मोक होता है अब वो और भी ज़्यादा डार्क और हो चुका रहता है। वो कहता है क्या यही मेरी स्पेशल एबिलिटी का इफेक्ट है। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो भी ओपन हो जाती है कि तुम्हारे स्टैंडेबल हंगर का जो इफेक्ट है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अब तुम और भी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाओगे। और अब जब वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी का स्टेट अब 3 हो चुका है, 3 से इंक्रीज हो गया है और उसकी टोटल डिमोनिक एनर्जी 19 है। ये देखकर कैंगबू कह रहा होता है ऑब्जर्व करने का अमाउंट तो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया है यार। इस स्किल के साथ में स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराने पर उनकी मदद से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। परफेक्ट। आखिर में ये क्यों नहीं देख सकता कि इसके इफेक्ट से डिमोनिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है और आखिर में कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और साथ ही वो आंखें बंद करके थोड़ा फोकस करने की कोशिश करता है और बोल रहा होता है मुझे लगता है कि अब मैं पहले से 2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। जितना मैंने सोचा था ये तो उसे 3 टाइम ग्रेटर से आखिर इतनी जल्दी इंक्रीज कैसे हो रहा है। पावर में अननोन स्पाइक्स डेंजरस हो सकते हैं मैं भी। और फिर साथ ही वो खुद को किसी जगह पर पाता है मरियांड डीमन गेट और बोल रहा होता है मैं जानता था मरियांड डीमन गेट की जो सील है वो पहले से थोड़ी कमजोर हो चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ। अनादर अवेकनिंग के अलावा मेरे को तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। और साथ ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है और खुद ही से कह रहा होता है मुझसे ये मत कहना जब भी मैं एक अवेकनिंग को अनलॉक करूंगा तो वो मरियांड डीमन गेट की सील और भी ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। और ये सोचने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अगर ये वाकई में सच है तो मैं लगातार अपने लेवल को बढ़ाकर अपनी ओरिजिनल पावर को रीगेन कर सकता हूँ। और अगर ऐसी बात है तो अब मेरे पास हाई रैंक वाले गेट के पास जाने के और भी ज़्यादा रीजंस आ गए हैं। और वो आगे बढ़ के उस गॉबलिंग बॉस के क्रिस्टल को भी उठा लेता है और कह रहा होता है ऑल राइट, अब मेरा अगला गोल 3rd अवेकनिंग को अनलॉक करना है जो कि लेवल 20 पर है। और बस गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो आप इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक और 300 कमेंट का जो टारगेट है वो पूरा करवा देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप लोग ऐसा करवा देते हो तो पक्का मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।